हेलो गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 875। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तीनों एल्डर अपने अपने डिसाइपल्स के साथ वापस डबल ड्रैगन मैनर के हेवन रीचिंग पेविलियन पहुंचे और तुरंत एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स के सामने अपनी पूरी रिपोर्ट पेश की। उनके चेहरों पर अभी भी हाल ही में हुए उस भयावह अनुभव का डर साफ दिखाई दे रहा था जब उन्होंने ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज का वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि वह सीनियर कम से कम 300 मीटर ऊंचा था। उसका शरीर मानो आसमान को छू रहा था और उसके पैर धरती पर टिके हुए थे। उसकी विशालकाय काया इतनी बड़ी थी कि उसे एक नज़र में पूरा देख पाना ही असंभव था। उसका पूरा शरीर ब्लैक फ्लेम्स से ढका हुआ था जो पूरे आकाश को निगलती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसकी आंखें दोपहर के सूरज की तरह प्रज्वलित थीं, हर एक लगभग 10 मीटर बड़ी, और उनसे निकलने वाली भयानक रोशनी हर दिशा में फैल रही थी। यह सुनकर दोनों एग्जल्टेड एक दूसरे की ओर अविश्वास से देखने लगे। एग्जल्टेड हैरान पूरी तरह स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण तक तो उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। फिर उन्होंने कठिनाई से पूछा कि क्या वे सचमुच 300 मीटर लंबे और 10 मीटर बड़ी आंखों वाले किसी अस्तित्व को इंसान कह रहे हैं। यह सुनते ही एल्डर झिझक गए और धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि ऐसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी, क्योंकि अगर उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से वह दृश्य न देखा होता तो वे भी कभी विश्वास नहीं करते कि ऐसा कोई प्राचीन मॉन्स्टर वास्तव में मौजूद हो सकता है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और वे ऐसी बात पर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। यदि भरोसा न हो तो वहां मौजूद डिसिपल्स से भी पूछ लिया जाए, क्योंकि वे भी उस एक्सपर्ट की दबदबे वाली ऑनरा के नीचे स्वयं मौजूद थे। एल्डर ओयू ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट को पूरी तरह राख बनते देखा, जहां पूरे सेक्ट की जगह केवल धधकता हुआ फायर पिट बचा था। उन्होंने कहा कि उस सीनियर की पावर और उनकी समझ से कहीं परे थी। वह ऐसा सच्चा मॉन्स्टर था जिसने पूरे 3 लाख वर्षों तक कल्चरेशन की थी। उनके अनुसार शायद अब इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था वह जो उसका सामना कर सके, यहाँ तक कि इनविंसिबल स्वॉर्ड भी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि डेविल माउंटेन इतने वर्षों तक स्वयं को दुनिया से अलग रखे हुए था और उसके डिसिपल्स कभी बाहर नहीं निकले। यदि इतना प्राचीन और असाधारण सेक्ट हमेशा से सक्रिय रहता तो शायद इनविंसिबल स्वॉर्ड को कभी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का अवसर ही नहीं मिलता। फिर भी दोनों एग्जल्टेड इस पूरी कहानी पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए यह मान लेना बेहद कठिन था कि दुनिया में इतना भयावह अस्तित्व मौजूद हो और किसी को उसकी खबर तक न हो। लेकिन जब उन्होंने तीनों एल्डर्स और बाकी लोगों के चेहरों पर सच्चा भय देखा और उन्हें जुआओ फैन की स्वयं की असामान्य पावर भी याद आई, तो उन्होंने सोचा कि जिस मास्टर ने जुआओ फैन जैसे व्यक्ति को प्रशिक्षित किया है वह स्वयं भी सामान्य नहीं हो सकता। दोनों एक्सल्टेड ने एक दूसरे की ओर सिर हिलाया और तय किया कि इस रिपोर्ट पर कम से कम कुछ हद तक विश्वास किया जा सकता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि संभव है ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज वास्तव में इतना विशालकाय न हो, क्योंकि कुछ विशेष स्किल्स किसी की आकृति बदल सकती हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह 3 जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट्स को बिना किसी प्रयास के भयभीत कर सकता था। यही सोचकर उन्होंने समझ लिया कि डेविल माउंटेन के इस पूरे मामले की और जांच करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ऐसे खतरनाक दुश्मन को उकसाना नहीं चाहता था। एग्जॉल्टेड बाय मेन ने हाथ हिलाते हुए घोषणा की कि चूंकि इस घटना के पीछे किसी दूसरे क्षेत्र का हाथ नहीं है, इसलिए इसका असर वेस्टर्न लैंड्स पर नहीं पड़ना चाहिए और फिलहाल इस मामले को यहीं समाप्त कर देना ही उचित होगा। उन्होंने कहा कि जिन 5 सेक्ट्स का विनाश हुआ उन्होंने स्वयं गलत व्यक्ति से दुश्मनी मोल ली थी। अब इस विषय को और बढ़ाकर पूरे वेस्टर्न लैंड्स को नई अशांति में धकेलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद उन्होंने एल्डर डू को आदेश दिया कि वह सभी सेक्ट्स को सूचना दे कि यह संघर्ष किसी दूसरे क्षेत्र के साथ नहीं था। साथ ही सभी को चेतावनी दी जाए कि वे अपनी सीमाओं में रहें और बिना कारण इधर उधर उपद्रव न करें, क्योंकि कौन जानता है कि कहीं कोई दूसरा डेविल माउंटेन भी छिपा बैठा हो। एल्डर डू ने सम्मानपूर्वक झुककर आदेश स्वीकार किया और तुरंत वहां से प्रस्थान कर गए। इसके बाद एग्जल्टेड हैरान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि अब उन खाली स्थानों का क्या किया जाएगा जो नष्ट हो चुके सेक्ट्स पीछे छोड़ गए हैं। बाय मे ने कहा कि वेस्टर्न लैंड्स इतनी विशाल है कि अब 9 में से केवल 4 सेक्ट्स का बचना पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर देगा। यह कमजोरी भविष्य में दूसरों के लिए अवसर बन सकती है। एक्सल्टेड बाय मेन ने भारी सांस छोड़ते हुए कहा कि भले ही वे डेविल माउंटेन के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वेस्टर्न लैंड्स ने जो भारी नुकसान झेला है उससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता बुरी तरह प्रभावित होगी। असल समस्या केवल इतनी नहीं थी कि वेस्टर्न लैंड्स की कुल शक्ति घट गई थी, बल्कि उससे भी बड़ा संकट यह था कि पूरे क्षेत्र पर उनका नियंत्रण कमजोर पड़ गया था। स्थिति इसलिए और भी गंभीर थी क्योंकि नष्ट होने वालों में एक सुपीरियर 3 सेक्ट और एक मिडिल 3 सेक्ट भी शामिल थे। कोई सुपीरियर 3 सेक्ट केवल शक्तिशाली वेनेरेबल्स का समूह नहीं होता था, बल्कि वह एक विशाल साम्राज्य और उसके आसपास के दर्जनों देशों की निगरानी भी करता था, ताकि दूसरे क्षेत्रों से होने वाली किसी भी घुसपैठ पर नजर रखी जा सके। इसी तरह हेवन ट्रेलिंग सेक्ट
आखिरी मिडिल थ्री सेक्ट था, जो तियानायु जैसे तीसरे दर्जे के साम्राज्य सहित दर्जनों राष्ट्रों की देखरेख करता था। इसके ऊपर से बीस्ट टेमिंग सेक्ट के नष्ट हो जाने के कारण पूरा क्वांगरोंग एम्पायर भी बिना किसी निगरानी के रह गया। परिणाम स्वरूप वेस्टर्न लैंड्स का कम से कम 5वां हिस्सा अब 9 सेक्ट्स के नियंत्रण से बाहर हो चुका था, जिसने पूरे क्षेत्र की स्थिरता को गहरा झटका पहुंचा दिया। वेस्टर्न लैंड्स के सेक्ट्स केवल अपने अपने क्षेत्रों का नियंत्रण ही साझा नहीं करते थे, बल्कि उन पर आने वाले खतरों की जिम्मेदारी भी मिलकर उठाते थे। सबसे बड़ा डर यह था कि यदि इस कमजोरी का फायदा उठाकर सेंट्रल एरिया हमला कर देता तो वेस्टर्न लैंड्स की रक्षा पंक्ति आसानी से टूट सकती थी। यही बात दोनों एक्सल्टेड को सबसे अधिक चिंतित कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद एल्डर ओव ने सुझाव दिया कि खाली हुए क्षेत्र इतने भी विशाल नहीं थे। केवल यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट का इलाका अपेक्षाकृत बड़ा था, इसलिए उन सभी क्षेत्रों को बची हुई 4 सेक्ट्स के बीच बांट दिया जाए। लेकिन एक्सल्टेड हिट बाई ने तुरंत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर सेक्ट का क्षेत्र उसकी शक्ति और उसकी वास्तविक क्षमता के अनुसार तय किया जाता है। केवल ताकत की कमी ही समस्या नहीं थी, बल्कि इतने विशाल क्षेत्रों को संभालने के लिए जितनी मैन पावर चाहिए वह भी उनके पास नहीं थी। उन्होंने एल्डर ओयू को याद दिलाया कि वह डीमन स्कीमिंग सेक्ट से मिली सीख को भूल न जाएं। ये सुनते ही एल्डर ओयू का शरीर कांप उठा। उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया और मन ही मन स्वयं को कोसने लगे कि वे इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल गए। वेस्टर्न लैंड्स के 9 सेक्ट्स वास्तव में आपसी एकता के कारण स्थिर नहीं थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति हमेशा सतर्क, तर्क और विरोधी बने रहते थे। उनका सिद्धांत साफ था, यदि 9 में से कोई एक सेक्ट विश्वासघात करता तो बाकी 8 मिलकर उसे पूरी तरह समाप्त कर देते। यही नियम उनके अंदरूनी ढांचे पर भी लागू होता था। सभी गुट एक दूसरे पर कड़ी नजर रखते थे। यदि किसी सेक्ट का कोई फैक्शंस अलग होकर बाहर अपनी शक्ति स्थापित करता तो समय के साथ वह इतना मजबूत हो जाता कि अंततः अपनी ही मूल शाखा के विरुद्ध लड़ने लगता। मौजूदा समय में यह स्थिति और भी खतरनाक थी, क्योंकि बाहरी दुश्मनों को रोकने के लिए पूरे वेस्टर्न लैंड्स को एकजुट रहना बेहद जरूरी था। शी वुयू पहले ही सत्ता से हटाए जाने के बाद विद्रोह कर चुका था और बाहरी लोगों को अंदर ले आया था। ऐसे समय में यदि किसी सेक्ट को बांट दिया जाता तो अंदरूनी संघर्ष निश्चित था। यह सोचकर एल्डर ऊ के माथे पर पसीना छलक आया। उन्हें अपनी जल्दबाजी में दिया गया सुझाव याद करके गहरा पछतावा होने लगा, क्योंकि वही विचार पूरे वेस्टर्न लैंड्स को विनाश की ओर धकेल सकता था। चूंकि यह जानबूझकर की गई गलती नहीं थी, इसलिए एक्सल्टेड हेईरान ने केवल भौहें सिकोड़ते हुए समस्या पर विचार करना जारी रखा। तभी वो चिंग-क्यू आगे बढ़े, सम्मानपूर्वक झुके और बोले कि उनके पास एक सुझाव है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसे कहना उचित होगा या नहीं। एक्सल्टेड हिट बाई ने तुरंत उन्हें निसंकोच अपनी बात रखने के लिए कहा। वू चिंग-क्यू ने समझाया कि 9 सेक्ट्स अपने अपने क्षेत्रों की देखरेख इसलिए करते थे ताकि पूरा वेस्टर्न लैंड्स सुरक्षित रह सके। स्वाभाविक रूप से हर सेक्ट अपने इलाके को सबसे अच्छी तरह जानता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस अर्थ में उन्हें स्थानीय दबंग कहना भी पूरी तरह गलत नहीं होगा। दोनों एक्सल्टेड गंभीरता से उनकी बात सुनने लगे। वू चिंग-क्यू ने आगे कहा कि अब जब इन स्थानीय शक्तियों में से 5 समाप्त हो चुकी हैं, तो बाकी बचे सेक्ट्स से और संसाधन निकालने की बजाय उन खाली क्षेत्रों से नई शक्तियों को चुनना कहीं अधिक उचित होगा, ताकि वे वेस्टर्न लैंड्स की रक्षा की जिम्मेदारी संभाल सकें। दोनों एक्सल्टेड तुरंत उनका आशय समझ गए। एक्सल्टेड हेईरान ने पूछा कि क्या उनका मतलब है कि उन 5 खाली स्थानों को भरने के लिए 5 नई शक्तियों को तैयार किया जाए। वू चिंग-क्यू ने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की। इसके बाद एक्सल्टेड हेईरान ने पूछा कि इस सामान्य दुनिया में आखिर ऐसा कौन सा संगठन है जिसमें किसी सेक्ट जैसी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता हो। यह सुनते ही वू चिंग-क्यू की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि वे ऐसे एक संगठन को जानते हैं जो इस भारी जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि तियानायु एम्पायर की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात लू अलायंस से हुई थी। उस अलायंस में असाधारण प्रतिभाशाली लोग थे जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और साथ ही दूसरों की भी सहायता करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि डीमन स्किमिंग सेक्ट के कई एक्सपर्ट्स भी अब लू अलायंस का हिस्सा बन चुके थे। यदि डबल ड्रैगन मैनर उनका समर्थन करे तो उनकी ग्रोथ और भी तेज होगी और वे निश्चित रूप से पूरे वेस्टर्न लैंड्स की शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। यह सुनकर एक्सल्टेड हेईरान की भौं हल्की सी फड़क उठी। उन्होंने बाकी लोगों की ओर मुड़कर उनकी राय पूछी। ये लिन, यान मो, वेन ताए और बाकी सभी डिसिपल्स ने एक साथ अपनी सहमति व्यक्त कर दी। दोनों एक्सल्टेड को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन सभी का लू अलायंस से इतना गहरा संबंध कैसे बन गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि इतना असाधारण जीनियस समूह स्वयं उस अलायंस की प्रशंसा कर रहा है तो निश्चित ही उसमें असाधारण क्षमता होगी। अंततः एक्सल्टेड हेईरान ने एल्डर ओ की ओर देखा और आदेश दिया कि वे स्वयं जाकर लू अलायंस की पूरी जांच करें। यदि वे वास्तव में योग्य साबित हों तो डबल ड्रैगन मैनर उनकी हर संभव सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो यह पूरे वेस्टर्न लैंड्स के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। एल्डर ओ ने सम्मानपूर्वक झुककर आदेश स्वीकार किया
ऑलराइट गाइज, यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।